नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं करुण। एनडीए के अंदर से बीजेपी के लिए बुरी खबर है। शिवसेना कई राज्यों में बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ भी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। यूपी में राजनाथ और मोदी को जरूर उद्धव ठाकरे ने बख्श दिया है। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि शिवसेना के साथ उनके रिश्ते कभी भी तल्ख नहीं हो सकते। राज ठाकरे से नजदीकियां बढ़ाना इतना महंगा पड़ेगा, बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा। शिवसेना ने तय कर लिया है कि वो महाराष्ट्र के बाहर कई सीटों पर बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोकेगी। पार्टी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उद्धव ठाकरे दोस्ती का इतना लिहाज जरूर कर रहे हैं कि राजनाथ और मोदी के खिलाफ यूपी में कैंडिडेट नहीं उतार रहे हैं। हमने इतना ही ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? शिवसेना एक बड़ी पार्टी है, अपनी खुद की विचारधारा है, हमारी ताकत है। महाराष्ट्र में जरूर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका मतलब ये नहीं कि हम राज्य के बाहर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लोग उत्तर प्रदेश के शिव सैनिकों को अपना एम्प्लॉई, अपना कर्मचारी की तरह यूज करते रहे और जिसके कारण हमारा जो शिव सैनिक उत्तर प्रदेश का बहुत परेशान और निराश है और हम अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसके लिए हमने अपने हाईकमान, हमारे नेता माननीय उद्धव ठाकरे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोगों ने ये अनुमति ली कि हम कुछ सीटों पे चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनका आदेश था कि आप 20 सीटों पे चुनाव लड़ाइए। अपना कुनबा बढ़ाने के लिए बीजेपी नए नए दोस्त बना रही है। रामविलास, रामकृपाल और जगदंबिका पाल जैसे धुर विरोधी बीजेपी के साथ आ गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी राज और उद्धव दोनों से हाथ मिलाए रखना चाहती है। वे भी शिवसेना के तेवरों को अपने लिए फायदे का संकेत मान रहे हैं। शिवसेना भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा ताकतवर देखना नहीं चाहती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में अगर उम्मीदवार खड़ा कर रही है तो ये साफ जाहिर करता है कि उनके अंदर जो एक आपस में समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लड़कर शिवसेना बीजेपी का शायद ही कोई बड़ा नुकसान कर पाए, लेकिन चुनाव लड़ने के ऐलान भर से एनडीए का अंदरूनी झगड़ा सामने जरूर आ गया है। चीन, न्यूज नेशन। यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भी कहा जा सकता है कि जब सबको साथ ले चलने का वक्त है, जब ये कोशिश की जा रही है कि तमाम पार्टियों से बड़े नेता, दिग्गज नेता बीजेपी में आ जाए, एनडीए के साथ हो ले, तब फिर ऐसे में ये लड़ाई, ये मुकाबला एनडीए के ही सहयोगी से आखिर ये कितना बड़ा खेल यहाँ मैदान पर खेला जा सकता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवीण शंकर कपूर, बीजेपी के नेता मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी। आप मोदी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, राजनाथ सिंह के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाकियों के खिलाफ लड़ेंगे, ये कैसी दोस्ती और ये कैसी साझेदारी? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है कि शिवसेना इस तरीके के चुनाव उत्तर भारत में कुछ जगह पर लड़े। पहले भी बहुत बार हुआ है। वो भी एक राजनीतिक पार्टी है। सही मायने में हमारा उनसे जो अलायंस है वो महाराष्ट्र में है और ऐसी स्थिति में वो पहले भी लड़ते रहे हैं। ये आप आज उसे एक बड़ी इशू बनाएं, ऐसा तो कोई विषय है नहीं। नहीं, पहले लड़ते रहे हैं, महाराष्ट्र में है, क्या ये अन्य जगहों पर हो जाए तो इससे फायदा नहीं होगा? लाभ हमेशा होगा, मगर देखिए वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो भी अपनी ग्रोथ के लिए काम करती हैं। उन्हें भी चुनाव आयोग के कुछ जो लिमिट्स हैं उनको पूरा करने के लिए एक वोट परसेंटेज सारे देश में प्राप्त करना होता है। बहुत सारे राजनीतिक कारण होते हैं कि महाराष्ट्र में अगर वो कहीं हमारे से इस प्रकार का करे तो आप ये कहें कि हमारा अलायंस। नाराजगी तो महाराष्ट्र से ही शुरू हुई थी। यहाँ पर एमएनएस के पास चले जाते हैं, मान मनोबल करते हैं, भरोसे में लेते नहीं है शिवसेना को और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, हम तो ऐसे ही मिलने गए थे। गडकरी की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। देखिए, गडकरी जी ने जो भी प्रयास किया था वो एक प्रयास, सार्थक प्रयास करने की एक कोशिश की थी कि वोट ना बटे, मगर हम उस प्रयास की कीमत पे कहीं भी बीजेपी शिवसेना से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगी, ये आप निश्चित माने। नहीं तो ये जो दोस्ताना लड़ाई होगी, आपको नहीं लगता कि कुछ जगह पर नुकसान भी पहुंचा सकती है? सभी जो वोट है वो पूरे के पूरे वोट मिल जाए तो इसमें फायदा हो। बहुत अच्छी बात हो,
हो सकता है अभी अगले कुछ दिनों में चुनाव से पहले इस पर पार्टी और पार्टी नेतृत्व, अभी तो टिकट बंटवारे का समय चल रहा है, हो सकता है वो पूर्ण होते ही नेतृत्व जो है शिवसेना नेतृत्व से बात करेगा और इसका भी कोई समाधान निकल आएगा। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। पहले भी शिवसेना ने बहुत बार उत्तर भारत की बहुत स्थानों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। चलिए, पहले भी उतारे हैं, लेकिन विपक्षी दलों को जरूर अच्छा लग रहा होगा कि जो एनडीए की अलाई है वही एक दूसरे के खिलाफ मैदान में अगर प्रत्याशी उतार रहे हैं तो उनके वोट जो है कहीं ना कहीं इधर से उधर जाएंगे, बटेंगे और उसका फायदा जो है वो दूसरी पार्टी को हो सकता है। आलोक शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गया। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि गठबंधन का मतलब क्या होता है? क्या कुछ जगहों पर आप साथ मिलकर लड़ाई लड़े, मैदान में उतरे और कुछ जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतर जाएं, जैसा कि अभी बीजेपी और शिवसेना के बीच देखने को मिल रहा है? देखिए, केवल ये एक भाजपा का और शिवसेना का अवसरवादिता का जीता जागता नमूना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं समझता हूं अगर उनका अलायंस है तो अलायंस हमेशा किसी न किसी विचारधारा के धरातल पर होना चाहिए। अगर आपकी विचारधारा के धरातल पर अलायंस है तो आपका पूरे देश के अंदर अलायंस होना चाहिए। आप एक राज्य में, एक ही चुनाव है, अगर ऐसा होता कि कहीं दूसरे राज्य में राज्य का चुनाव होता, विधानसभा का चुनाव होता, वहां पर भी कुछ हद तक समझ आता है क्योंकि राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन एक आम चुनाव है, देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, एक ही तरह के मुद्दे हैं, एक ही चुनाव है। मैं समझता हूं शिवसेना और भाजपा के बीच में जो दरार है वो दरार चौड़ी होती नजर आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र का इनका जो अलायंस है वो भी आने वाले दिनों में खतरे में पड़े। प्रवीण जी, कहीं ऐसा ना हो कि अलायंस खतरे में आगे पहुंच जाए? देखिए, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे समझ से परे है कि आलोक जी कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। इनका एक अलायंस है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इनका एक अलायंस है लालू प्रसाद यादव जी से, और दुनिया ने देखा है लालू जी से इनका अलायंस था 2004 में, झारखंड से भी इनका अलायंस आज भी है, और वो इनके खिलाफ दिल्ली तक में प्रत्याशी उतारते रहे। अगर आपकी जानकारी में ना हो तो मैं आलोक जी आपकी जानकारी में डाल दूं, दिल्ली में 2009 के चुनाव में और 2004 के चुनाव में लालू जी की पार्टी ने आपके खिलाफ 7 सीटों पे प्रत्याशी दिल्ली में उतारे थे। आलोक जी, प्रवीण जी इतिहास के साथ मौजूदा वक्त में आईना दिखा रहे हैं, बताइए। देखिए, ऐसा है अगर कोई भी राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल इस तरह का कार्य करता है कभी भी, वो अवसरवादिता का ही नमूना है। तो अवसरवादिता तो आप भी कर रहे हैं ना? हमने 4 किया हो नहीं, हम अवसर आपके यहाँ आप अपनी स्थिति देखिए। हम इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से चल के नोएडा आ रहे थे तो इस बीच में हमें समाचार मिला कि सतपाल महाराज जी आपको छोड़ करके बीजेपी के दामन में आ गए हैं। आप अपना घर संभालिए, भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को शिक्षा ना दीजिए। देखिए, हम शिक्षा देने की बात नहीं कर रहे हैं, आज अवसरवादिता का समय है। अवसरवादिता तो कांग्रेस भी कर रही है। लालू को जेल में भेजा और फिर लालू के साथ अलायंस कर लिया आपने। आप किस मुंह से अवसरवादिता के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या मुख है आपका? चलिए एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। आपके इस वक्तव्य पर मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव जी को जेल नहीं भेजा। और किसने जेल भिजवाया था? राहुल गांधी ने वो अध्यादेश रुकवा दिया। अगर वो अध्यादेश आ जाता जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ला दिया था तो लालू जी को जेल न जाना पड़ता। और राहुल अगर कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस और है क्या? नहीं जाना चाहूंगा, वो मामला पूरी तरह से न्यायालय के विचार, न्यायालय से उस विषय पर नहीं जाना चाहूंगा। जितनी राहुल गांधी ने पूरे देश में किसी भी राजनीतिक दल ने अवसरवादिता उतनी नहीं की है। चलिए, बीजेपी का गुस्सा होना यहाँ पर लाजमी है कि आखिर कांग्रेस जो है वो निशाना क्यों साध रही है। कांग्रेस में भी ऐसा होता रहा है। यहाँ प्रवीण जी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। शैलेंद्र, वहां से क्या अपडेट है? क्योंकि देखा जाए तो कहा जा रहा है कि मोदी और राजनाथ के खिलाफ तो उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, लेकिन बाकी दूसरे कैंडिडेट्स के खिलाफ मैदान में उतार सकते हैं प्रत्याशी। शिवसेना का यह कहना है। क्या बीजेपी से रिएक्शन वहां से आ रहा है? शिवसेना का इस पर लेटेस्ट स्टैंड क्या है? जी देखिए, इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि अगर बात करें बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते की, बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन
इस बीच जिस तरह से बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी थे, बीजेपी के तमाम नेता थे, जो जिस तरह से एमएनएस से हाथ मिलाने की बात चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उससे नाराज थी शिवसेना और लगातार मुखपत्र में कुछ न कुछ कटाक्ष जो है बीजेपी के खिलाफ चल रहा था। उसके मद्देनजर आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश में मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ ये जो है ये उत्तर प्रदेश में जितने भी सीट है वहां पर शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ भी अपने कैंडिडेट उतारेगी, जिसके मद्देनजर यहाँ पे जब ये बातें जब मीडिया तक आई तो मीडिया को क्लैरिफिकेशन दिया गया कि राजनाथ सिंह और मोदी के खिलाफ शिवसेना अपनी उम्मीदवार नहीं खड़ी करेगी और बाकायदा इस मामले में जो आदित्य ठाकरे हैं, युवा नेता हैं शिवसेना के, और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये बात बताई है। और इसके अलावा हमारे थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा से भी बात हुई अनिल देसाई की, उन्होंने भी इस चीज को माना कि मोदी और राजनाथ सिंह को छोड़कर बाकी चलिए ये तो शैलेंद्र यूपी का स्टैंड हो गया। पूरे महाराष्ट्र में क्या कहा जाए कि वहां पर आम सहमति से अपने कैंडिडेट्स साझा तौर पर उतारेंगे और पूरे देश में इस वक्त क्या उसे लेकर शिवसेना का स्टैंड है? जी देखिए, शिवसेना एकदम साफ अपने स्टैंड पर यह है कि उनकी जो युति है शिवसेना और भाजपा की जो अलायंस है वो महाराष्ट्र में, और अगर महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना कहीं चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट निश्चित उतारेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए बात की जा रही 2 सीटों को छोड़कर बाकी जगहों, चलिए 2 जगहों के यूपी की अगर बात की जाए तो शैलेंद्र साफ साफ कह रहे थे कि महाराष्ट्र में गठबंधन है, महाराष्ट्र में सहमति से अपने प्रत्याशी यहां पर उतारेंगे एक दूसरे से समझौते के तहत। लेकिन जब बाहर की बात आएगी खासकर यूपी के, तो यहां पर शिवसेना अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। सिर्फ राजनाथ सिंह और मोदी को राहत दी गई है। प्रवीण जी, इस अंडरस्टैंडिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये अंडरस्टैंडिंग कोई बिल्कुल भी नई चीज नहीं है। अगर आप बीजेपी और शिवसेना का पिछले 20 वर्षों का जो एक राजनीतिक समझौता चलता रहा है, अलायंस चलता रहा है, उसमें बिल्कुल यही स्थिति हमेशा रही है। नहीं, कुछ भी नयापन नहीं है। मैं तो इसमें नयापन ये कहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी 2 सीटों को छोड़ देने की बात स्पष्ट कर दी है। हो सकता है अभी आगे इसमें और भी कुछ नाम जुड़ जाए। 2 सीट अगर छोड़ी है, 20 सीट छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा नहीं होता। हो सकता है, मैं तो आपसे कह रहा हूं। अब तो नया अध्याय लिखे जाने की बारी है, नया अध्याय लिखने की बात कर रहे हैं आप लोग। ये नया अध्याय ऐसे ही लिखा जाता है। वो भी एक राजनीतिक दल है, उनके भी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन्हें भी अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए जगह देनी है। मैं इसमें बिल्कुल भी कोई चीज गलत नहीं मानता। गलती सिर्फ एक जगह होती यदि शिवसेना और हमारा अलायंस महाराष्ट्र में कमजोर पड़ता। चलिए, आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, आपको इस दोस्ताना लड़ाई से बहुत खुशी महसूस हो रही होगी? नहीं, बात खुशी की नहीं है, ये उनके घर का मामला है। एनडीए का आज हालत ये हो रही है, फायदा तो आपको हो सकता है। बाहर लहर और घर में कहर, इनकी ऐसी स्थिति हो गई है। जहां तक हमें आंतरिक जो हमारे सूत्र हैं उनको खबर मिल रही है, महाराष्ट्र के अंदर भी जो है इनका जो अलायंस है पूरी तरह से खटाई में है। इनके जो वर्कर्स हैं भाजपा के और शिवसेना के, वो बिल्कुल तलवारें खींचे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर और एक दूसरे के कैंडिडेट्स के लिए अरे आपके तो सहयोगी मंत्री की पुत्री हमारी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ने आ गई है। आप क्या बोले जा रहे हैं? आलोक, गलत बात है। आप पहले आप आगे चर्चा आते रहेंगे। एक और नेता, उनकी बात भी सामने पहले रख दें, हम आप लोगों से चर्चा जारी रखेंगे। एक और नेता, उनका क्या कहना बयान है, हमें उसको भी देख लेते हैं। पहले शिवसेना लगातार अपने मुखपत्र में बीजेपी से नाराजगी दिखा रही थी, पर अब यह बात भी सामने आ रही है कि शिवसेना भाजपा के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं। शिवसेना के बड़े नेता अनिल देसाई से बात की हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा ने। शिवसेना और भाजपा के बीच मनमुटाव के बाद अब खबर यह आ रही है कि शिवसेना अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा कर सकती है जहां से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। और इस पर बात करने के हमारे साथ शिवसेना नेता अनिल देसाई जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी सच्चाई है इस बात में? इस बात में सच्चाई या जिस तरह से मीडिया इस बात को लेकर आगे आ रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है।
शिवसेना भाजपा का, भारतीय जनता पक्ष का यहाँ पे महाराष्ट्र में गठबंधन कई सालों से, 25-30 सालों से। तो हमारे लोग जो सदियों से, जो सालों सालों से काम करते हैं, तो उन कार्यकर्ताओं को भी एक अपेक्षा होती है, उनके भी दिल में एक ये रहती है कि भाई हम भी अभी जब जनरल चुनाव है, हमने लोगों के सामने इस तरह का काम किया है, हिंदुत्व का विचार दिया है और लोगों को ये भाने वाला विचार है, तो लोग भी चाहते हैं कि भाई शिवसेना यहाँ पे इस मैदान में उतरे तीर कमान लेके। कौन इस तरह की खबरें जो है वो फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, क्यों जो है वो शिवसेना के विरोध में बार बार ऐसे दिखाया जा रहा है कि शिवसेना जो है वो भाजपा से नाराज है, विरोधी है? जाहिर है ये जो विरोधी पक्ष में जिनको जो एनडीए में नहीं है, उन लोगों का ये काम है कि भाई इसको किस तरह से इसमें खामियां लाना या इस तरह से कुछ अनबनी बनने की कोई कोशिश हो सके तो वो करने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी का वोट काटेंगे अगर वहां पे खड़े होंगे? जो वोट बीजेपी को मिलने वाला है वो वोट अगर शिवसेना में बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा इसका? हर पार्टी की अपनी वोट बैंक होती है, अपनी विचारधारा होती है, और ये मैं नहीं समझता कि इसलिए बीजेपी के हमारे वोट कटेंगे। इसी के लिए हम लोग ये बातें पहले कर लेते हैं कि भाई चलो यहाँ पे ये संभावना हो सकती है, तो इसको टालने के लिए चलो हम साथ में आए। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो साफ तौर पर आपने सुना अनिल देसाई जी का साफ कहना था कि अगर वो लोग किसी उम्मीदवार को खड़ा भी करेंगे तो भाजपा से पहले इस बारे में बातचीत की जाएगी, उसके बाद ही उम्मीदवार खड़े होंगे और जो भी होगा उसमें सबका फायदा होगा। वीर जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। तो शिवसेना नाराज चल रही है, ये खबरें आ रही हैं, और बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र से बाहर कैंडिडेट उतार सकते हैं। हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, प्रवीण शंकर जी हमारे साथ, उनका ये कहना है, और इस पर चुटकी ले रहे हैं आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ हैं। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है ये देख लेते हैं, फिर उनसे बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे से नाराज होकर सतपाल महाराज ने इस्तीफा दे दिया है। पौड़ी गढ़वाल से सांसद सतपाल महाराज आज बीजेपी में शामिल हो गए। सतपाल महाराज राजनाथ सिंह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सतपाल महाराज के बीजेपी में आने से उत्तराखंड के राज्य सरकार पर संकट के बादल छा सकते हैं। इस मौके पर सतपाल महाराज ने कहा कि कई और लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी में 25 साल पहले चीन मुझे पीकिंग जाने का मौका मिला, जिसका नाम आज बीजिंग है। वहां पर 2 कमरे का एयरपोर्ट था, 2 जहाज 24 घंटे में उतरते थे, और आज उसी बीजिंग में हर सेकंड 2 जहाज उड़ रहे हैं। वो चीन जो हमसे पीछे था आज आगे निकल गया है, क्योंकि उनके पास एक लीडरशिप है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम चीन से भी आगे भारत को ले जाएंगे। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में और संख्या करोड़ तक पहुंच सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरसता श्री सतपाल जी महाराज के नेतृत्व में स्वीकार करेंगे। तो राजनाथ सिंह काफी खुश थे, और सतपाल महाराज कह रहे थे कि मोदी के नेतृत्व में भारत को चीन से आगे ले जाएंगे। आलोक शर्मा जी हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। आलोक जी 21 साल तक कांग्रेस में रहे, सतपाल महाराज जी को अब यह एहसास हो रहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत चीन से आगे जा सकता है। किसी और दूसरे नेता में यह दमखम नहीं है, उनकी बातों से यह भी आभास होता है। क्या कहेंगे? कोरी अवसरवादिता है। जो व्यक्ति 21 साल तक जिस दल के अंदर रहा है, उसको 21 साल में इस बात का एहसास नहीं हुआ कौन सा दल कैसा है। आज उनको केवल ये लग रहा है कि शायद उनके किसी बेटे को या परिवार के किसी सदस्य को अकोमोडेट नहीं किया गया, इसलिए वो अलग चले गए। कांग्रेस पार्टी एक विशाल समुद्र है, और ये चुनाव का जो समय होता है, टूरिज्म का समय होता है, लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। जो आदमी 21 साल से वो अभी चला जाए तो ये टूरिज्म तो नहीं है, आपको पता होगा। 21 साल से जो शख्स है, जो मजबूती से खड़ा है, वो अचानक अगर पार्टी छोड़कर चला जाए तो क्या इसे टूरिज्म कहेंगे? बिल्कुल टूरिज्म है, क्यों 2 महीने पहले टूरिज्म है जब वो आना जाना लगा रहता है, लेकिन 21 साल तक कोई रहे और जो चल जाए, फिर इसे तो दूसरी परिभाषा देनी होगी। मैं सतपाल महाराज जी से ही एक प्रश्न कर देना चाहता हूं। 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए थे, तब उनको क्यों नहीं चले गए? जब चुनाव के 10 दिन रह गए तब क्यों गए हैं आप? कल उत्तरांचल में शायद नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, तब उनको ये तो जवाब हम आपसे चाहते हैं। ये तो जवाब हम आपसे चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बिल्कुल मैं कहता हूं अवसरवादिता है। अवसरवादिता एक व्यक्ति, आलोक की अवसरवादिता एक व्यक्ति करता है, 2 करते हैं, 3 करते हैं।
ये तो संख्या इतनी ज्यादा हो गई है आपके यहां से छोड़ के जाने वालों की, क्या मेरे को ऐसा लगता है ये समझदारी कर रहे हैं, कांग्रेस एक गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी अब ये सब बातें भूल जाइए, भारतीय आप भूल जाइए, आप कोई पैन इंडिया पार्टी नहीं है, आप पैन इंडिया पार्टी नहीं है। पूर्व भारत सभी में अपना वर्चस्व बनाकर रखते हैं, आपकी तरह केवल उत्तर आलोक जी समुद्र है कहा जा सकता है, लेकिन समुद्र का रंग ना बदल जाए, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है। तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चलिए पता लग जाएगा, आपका पता चल जाएगा, आपके साथ सब पता चल जाएगा। एक और मुद्दा है, हम आगे बढ़ते हैं, एक और मुद्दा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। कई मुद्दे हैं अभी चर्चा करने के लिए, यह भी काफी अहम मुद्दा है। चुनावी अखाड़े में भले ही सियासी पार्टियां एक दूसरे पर वंशवाद का आरोप लगाती रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर कोई और क्षेत्रीय दल। परिवारवाद के इस खेल में सभी एक दूसरे को पटखनी देने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लोकसभा के मुद्दा सदर में भले ही सियासी पार्टियां एक दूसरे पर वंशवाद का आरोप लगा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी पार्टी इस बात से बची नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही खेमों में नेताजी अपने कुनबे को टिकट दिलाने में लगे हैं। सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में इस बार भी ताल ठोकते नजर आएंगे। इसके अलावा सुनील की बेटी भी कांग्रेस के टिकट से मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में से मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा भी चुनावी रण में दिखाएंगे। कड़ी में कांग्रेस पार्टी की ओर से नाम जुड़ा है कांग्रेस के ही दिग्गज नेता पी चिदम्बरम का, जिन्होंने इस बार लोकसभा के चुनाव से तौबा कर ली है। पी चिदम्बरम ने अपनी शिवगंगा सीट से अपने बेटे कार्तिक को मैदान में उतारा है। Greatly honored that the Congress party has given me an opportunity to contest elections on its behalf from Shivganga. सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी इस रेस में आगे नजर आ रही है। बीजेपी में लंबे समय के बाद वापस लौटे कल्याण सिंह ने एटा से अपने बेटे राजवीर सिंह को सियासी अखाड़े में उतार दिया है। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल से बीजेपी के दिवंगत नेता महाजन की बेटी पूनम महाजन को टिकट दिया गया है। हजारीबाग से बीजेपी के सीनियर नेता यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे जयंत सिन्हा को लोकसभा का टिकट दिलवाया है। इसके अलावा राजनांदगांव से मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह चुनावी मैदान में नजर आएंगे। सुल्तानपुर से मेनका गांधी के बेटे वामन गांधी मैदान में होंगे। वहीं पश्चिमी दिल्ली से सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा भी चुनावी रण में अपने पिता की विरासत संभालते दिखेंगे। हिमाचल के हमीरपुर से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर मैदान में टक्कर देते नजर आएंगे। झालावाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ताल ठोकते नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी आरोपों को झुठलाते हुए कांग्रेस पर ही निशाना था। करप्शन की कालिक, महंगाई की माला, घोटालों की घुंघरू पहन के कांग्रेस का कौन सा नेता जनता के बीच जा पाएगा, तो इसलिए भाग रहे हैं, बगले झांक रहे हैं, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। जिनको टिकट दे दो वो भी जो है मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो देश के लोकतंत्र के इतिहास के सबसे बुरे दिन कांग्रेस देख रही। ऐसा नहीं है कि वंशवाद का आरोप सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पर ही है, दूसरी पार्टियां भी वंशवाद को बढ़ाने में किसी से पीछे नहीं है। राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लालू यादव ने अपने लालटेन की लौ को तेज करने के लिए उनके पुत्र से अपनी बेटी मीसा यादव को टिकट दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी अपने बेटे जयंत चौधरी को मथुरा से अपना उम्मीदवार बना दिया है। इस बार चुनावी खेल में कोई नियम नहीं चल रहा, दूसरों पर आरोप लगाने वाले खुद वही सब कर रहे हैं। परिवारवाद का विरोध करके राजनीति की शुरुआत करने वाले अब खुद इसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो मुश्किल तब होती है जब परिवारवाद के खिलाफ, वंशवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाली पार्टी खुद उसी काम में जुट जाती है। बीजेपी के प्रवीण शंकर जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे प्रवीण जी की बीजेपी तो अपने आप को पार्टी विथ अ डिफरेंस कहती है, वंशवाद के खेल में क्यों वो इतना ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है? देखिए, वंशवाद तब होता है जब वो व्यक्ति जिसको आप टिकट दे रहे हैं वो उसने आपके राजनीतिक दल में नीचे के स्तर पर काम नहीं किया है। आप अनुराग ठाकुर जी का मसला ले लीजिए, पूनम महाजन जी का मसला ले लीजिए, अब ऐसे जितने भी मसले हमारी बीजेपी के देखेंगे, एकाध हो सकता है हमारे यहाँ भी अपवाद हुआ हो। जैन सिन्हा की बात में बताना चाहूंगा, मगर मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया कि एकाध अपवाद हुआ हो। मैं आपको एक बहुत बड़ा मिसाल देता हूं। अडवाणी जी की पुत्री है प्रतिभा अडवाणी जी। आप स्वयं एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने लगातार देखा होगा प्रतिभा जी किस स्तर तक जाकर के चुनाव प्रबंधन में काम करती हैं। पूनम जी हो,
अनुराग ठाकुर जी हो, एक तो ये पहले ही सांसद है। जो अच्छे उदाहरण है उनसे गलत उदाहरण वो तो छुप नहीं सकते ना। नहीं छुप एक आध, देखिए मैं आपसे स्वयं कह रहा हूं अपवाद हो सकता है, मगर दूसरी तरफ आपको एक बात समझ लेनी होगी कि वक्त बदल रहा है, राजनीति में परिस्थितियां भी बदल रही है, विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और निश्चित तौर पे उसके कारण सभी राजनीतिक दल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मगर यह स्थिति राष्ट्रीय दलों में एक अलग दृष्टिकोण से है और क्षेत्रीय दलों में एक अलग तरीके से। क्षेत्रीय दलों में वो बिल्कुल वंशवादी परंपरा से पार्टियां चल रही हैं, चाहे वो लालू यादव जी की हो, चाहे मुलायम सिंह जी की हो, वो पहले अपना घर संभाल लीजिए, दूसरी पार्टी क्या कर रही है वो तो घर देखने वाली बात है, लेकिन अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, आपके समंदर में क्या हो रहा है वहां पर? वंशवाद की जो बात आ रही है यहां पर, तो बहुत सारे यहां उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। क्या दूसरे अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं? क्या सरकार के खिलाफ नाराजगी इस वजह से भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है? कार्यकर्ताओं को लगता है कि उन्हें मौका नहीं मिलता, वो काम करते हैं पार्टी के लिए और टिकट दे दिया जाता है जो दिग्गज नेता है उनके पुत्र या पुत्री को? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिन भी लोगों को टिकट मिला है वो सक्रिय कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। अभी आपने कार्तिक चिदम्बरम जी का नाम लिया, उनकी बाइट भी दिखाई आपने। वो पिछले 10-11 वर्षों से मेरी नॉलेज में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और पूरे तमिलनाडु में उन्होंने कार्य किया है, यहाँ पर सेंटर में भी काम किया है उन्होंने। जहां तक भाजपा की बात है, मैंने कभी जयंत सिन्हा का नाम नहीं सुना था, अभिषेक सिंह का मैंने कभी नाम नहीं सुना था, पूनम महाजन को हमने किसी भी भाजपा के प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा था। आपको शर्म आनी चाहिए, पूनम महाजन जी का नाम आपने नहीं सुना। पहले आप क्या बोल रहे हैं? अनाग्रह बोल रहे हैं आप। राजनीति में कितने दिन से मुझे तो ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं, आपने पूनम महाजन जी का नाम नहीं सुना। सोचिए मत, आपने पूनम महाजन जी का नाम नहीं सुना। आप ज्यादा सोचिए मत, आप अपने घर में झांक कर देखिए। नहीं, आलोक जी आपने थोड़ा मौका दे दिया, दो नाम आपने लिया तो प्रवीण जी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। पूनम महाजन जी का नाम लिया तो मैं इतने बड़े नेता की पुत्री होने के बावजूद मैं आपको आलोक जी ये बताऊं, पूनम जी जो है वो, चलिए ये उद्वेलित करने वाला मौका है, होने के बावजूद करने वाली बात है, क्योंकि दिग्गज नेताओं की जब बात होती है, उनके बेटे या बेटियों की बात होती है तो निश्चित तौर पर गुस्सा आ ही जाता है जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन तमाम पार्टियों में ऐसा वंशवाद चल रहा है जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है।